नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है पाक सिटीजन एक्सपोज्ड पाकिस्तान आफ्टर सीइंग दिस अनबिलीवेबल वीडियो फ्रॉम इंडिया। अच्छा जी, इंडिया का कोई वीडियो देखकर इन्होंने, जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान को ही एक्सपोज कर रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रिज के बारे में जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज कहलाया जा रहा है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका 90% वर्क कंप्लीट कर दिया गया है और ये टारगेट है कि दिसंबर 2023 यानी कि इस साल के आखिर में ये ब्रिज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात की जाए इस ब्रिज की, तो ये ब्रिज मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने वाला है। जो सफर 2 घंटों में कंप्लीट किया जाता था, उसको तकरीबन 15 मिनट में ही कवर कर लिया जाएगा। और अगर बात की जाए इसकी लंबाई की, तो 21.8 किलोमीटर की लेंथ है इस ब्रिज की। और अगर बात की जाए इस पर लगने वाले बजट की, तो इसका बजट बुर्ज खलीफा के भी बजट से डबल है। तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का बजट इस पर लगाया जा रहा है। इसकी वीडियो आज हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाने वाले हैं और लोगों को भी दिखाने वाले हैं और देखते हैं कि लोग इस वीडियो को देखते, इस ब्रिज को देखते हुए क्या राय रखते हैं और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से या पाकिस्तान से किस तरह से करते हैं। जानते हैं लोगों से उनकी राय। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। बिल्कुल थम गया है पाकिस्तान के लिए। उन्हें इधर और वो रहजनों के पास ये बागडोर आई इस मुल्क की, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। लेकिन अल्लाह का करम है, मैंने कल भी एक मजमून लिखा, इंडिया इतना बड़ा ताकतवर मुल्क है। एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट में मैं भारत में दौरा किया है। मैंने वहाँ की इंडस्ट्रीज देखी है, वहाँ की फौजी छावनियाँ देखी है, वहाँ की जरी जो तरक्की वो देखी है। ताकतवर मुल्क है इंडिया, लेकिन उसके मद्देमुकाबल पाकिस्तान का स्टैंड होना और उसको ललकारना, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुखलिस अकाबरीन होंगे, सियासतदान होंगे, हुक्मरान होंगे, जनरल्स होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, अदालती निज़ाम सही होगा, पाकिस्तान आगे चल के तमाम दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ये राज करेगा कब? हम हमेशा यही कहते हैं 75 सालों से हम राज करेंगे, हम दुनिया को फतह कर लेंगे, ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ बातें ही हो रही है। बदकिस्मती ये है, ईरान के पास एटॉमिक पावर नहीं है लेकिन वो चैलेंज कर रहा है। तुर्की के पास नहीं है लेकिन चैलेंज दुनिया को कर रहा है। रीजन इसके उन्होंने पेट्रियाटिज्म को फरोग दिया। यहाँ पाकिस्तानियत को फरोग नहीं दिया गया। यहाँ हर कोई विद इन सेकंड्स करोड़पति बनना चाहता है। हर कोई इस दौर में है कि मैं लूटूं, मैं मुल्क को लूटूं और मैं आगे जाऊं। ये बदकिस्मती यहाँ है। और इसकी शुरुआत की जो आगे वाले हैं, जिनको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, जिनसे हमें सीखना था, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट। आप मुझे बताएं, यहाँ किसी भी जगह पटवारी से लेके आगे वजीर आला तक, कहीं भी किसी भी इदारे में करप्शन के बगैर काम होगा? यहाँ करप्शन ने इस मुल्क को खोखला किया है। मैंने पिछली दफा भी एक मजमून में लिखा, मैंने कहा कि अगर हम सिर्फ सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट पे करप्शन बंद करेंगे, ये जो चालान यहाँ हो रहे हैं ना, क्या आप समझते हैं कि ये सारे खजाने में जा रहे हैं? या ये जो लोकल बॉडीज लोगों से पैसे ले रहे हैं, इन बेचारों से, क्या वो खजाने में जा रहे हैं? इनसे पूछो कितना ले रहा है पुलिस इनसे। यहाँ करप्शन ने जाल बिछाया, इसीलिए यहाँ पेट्रियाटिज्म का कोई कसूर तस्वुर ही नहीं है। हर कोई जेब भर रहा है तो मुल्क खोखला। और हालांकि मुल्क के पास वसाइल है, मुल्क जरी मुल्क है, यहाँ में पर गिव नहीं है बराबर। व्हाट इज द रीजन? क्या वजह है? भारत तो पंजाब, तमाम इतने बड़े मुल्क को खुराक दे रहा है, अनाज दे रहा है। यहाँ इतना बड़ा पंजाब, जरखेज पंजाब। अरे किसने कहा सर आपसे? आपको डेटा उटा पढ़ लो सर, आप पढ़े लिखे लग रहे हो। कुछ डेटा पढ़ लो, कुछ जान लो। पंजाब हमारा वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया को खाना खिला रहा है। नहीं सर, पूरे इंडिया के स्टेट्स मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हाँ, पंजाब में उपज बहुत शानदार होती है क्योंकि जमीन वहां की बड़ी जबरदस्त है और वहां के किसान बड़े मेहनती हैं। वहां के किसान ना सिर्फ मेहनती हैं बल्कि वो टेक्नोलॉजी को भी फौरन अडॉप्ट करते हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है, उस पर विश्वास करते हैं, उसके जरिए काम करते हैं, इसलिए उनकी उपज बढ़ती है और शानदार काम करते हैं। वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, हमारे अन्नदाता हैं भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक पंजाब स्टेट जो है वो पूरे इंडिया को खिला रहा है। जब आप डेटा पर आएंगे, आंकड़ों पर आएंगे, रियलिटी पर आएंगे, तो ये अलग है। पंजाब भी उन सारे लोगों में शामिल है जो इंडिया को फीड करता है। चावल कहीं और पैदा होता है, गेहूं पंजाब के अलावा यूपी में भी बहुत जबरदस्त पैदा होता है। चावल पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ हमारा बहुत जबरदस्त इलाका है। छोटा सा स्टेट है लेकिन बड़ा जबरदस्त इलाका है। चावल जबरदस्त पैदा करता है वो। और भी इलाके हैं, बिहार है, और भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे हैं।
साउथ के अपने खेत हैं, हर कोई कंट्रीब्यूट करता है जी, लेकिन आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ है। यहाँ सोसाइटीज बन रहे हैं, जो मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपके चैनल के जरिए लोगों तक होनी चाहिए। जो बादशाह हुआ करते थे वो भी नए शहर बसाते थे, ठीक है। यहाँ वही पुराना शहर है लाहौर, इसी में रिनोवेशन, इसी में सोसाइटीज यहाँ बन रही है जरी जमीन में। ये कितनी बदकिस्मती। आप रायवन से जाओ, इधर से जाओ, शाहदरा की तरफ से जाओ, किसी भी शहर में जाओ, जरी जमीन को सोसाइटी बनाई जाती है। यहाँ इतने ये बंजर जमीन है उस पर सोसाइटियाँ बनाते हैं ना, ये प्लानिंग होती है। प्लानिंग यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ उस सोसाइटी को एनओसी मिलती है जो पैसे देते हैं। आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। चूंकि आपने भारत का नाम लिया है तो एक न्यूज सामने आई है कि भारत का सबसे बड़ा ब्रिज 21.8 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई में बनाया जा रहा है, जिस पर बुर्ज खलीफा से भी डबल खर्च आ रहा है, बजट लग रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, फिर आपने मुझे बताना है कि अगर इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करें तो क्या कहेंगे आप। ये ले पाकिस्तान में यहाँ के बाद में भारत आई हैड बीन टू इंडिया, मैंने कहा ना, बिल्कुल मैंने हावड़ा ब्रिज खुद देखा, आई हैव सीन दैट, मैंने उस पर राइड किया है। आई हैड बीन टू बम्बई, आई हैड बीन टू कलकत्ता, मैं वहाँ गया हूँ। अब इनके भारत में देखिए ना रेलवे निजाम, उन्होंने रेलवे निजाम को कितना कवर किया है, कितना इम्प्रूव किया है। यहाँ बड़े बड़े लोगों की ये बस सर्विसेज है, ये उनके ट्रांसपोर्ट है, उसको चलाने के लिए, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए रेलवे के निजाम को ठीक किया। इन चोरों ने, डाकू ने किया रेलवे निजाम ठीक। रेलवे निजाम को ठीक कर दे, ये गरीब बेचारा, मैं गरीब, हम आराम से जाते चक्कर, हम क्या कह रहे हैं कि 100-200 रुपए में पिंडी पहुंचते, कराची में 500 रुपए में पहुंचते। लेकिन यहाँ गरीब जो मिडिल क्लास है, इनको चूसा जा रहा है, इनको लूटा जा रहा है, और बड़े बड़ों को बेनिफिट दिया जा रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं, जिनके करोड़ों तनख्वाह है, मैं एज इंजीनियर रहा हूँ, मुझे पता है, मेरी मुराद थी, मेरे मुलाजिम को मुराद नहीं थी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दिस इज सिस्टम। एक गरीब को, जिसको उसको बच्चा मरे, उसको भूख से मरे, दवाई से मरे, उसको नहीं मिलेगी दवाई, एक ब्यूरोक्रेट को मिलेगी, मिनिस्टर को मिलेगी। दिस इज नॉनसेंस सिस्टम। इस सिस्टम को चेंज करके आम बंदे को बेनिफिट मिलेगा। सर वो आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। वीडियो चल रही थी, आपने देखी नहीं थी, मैं आपको दोबारा चलाकर दिखा देती हूँ ये वीडियो। भारत का सबसे लंबा पुल असम का भूपेन हजारिका ब्रिज था, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। लेकिन अब इससे भी बड़ा ब्रिज भारत में बनकर तैयार होने वाला है, जिसको बनाने में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी 2 गुना खर्च आया है। इस पुल की लंबाई कितनी है और ये कहाँ बन रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मुंबई में पहले से ही समुद्र पर 5.5 किलोमीटर लंबा पुल बना हुआ है, लेकिन अब मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए समुद्र पर बन रहा है भारत का सबसे लंबा पुल, जिसका 90% काम पूरा हो गया है। इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से मुंबई से नवी मुंबई का जो सफर 2 घंटे में पूरा होता था, उसे सिर्फ 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस पुल को बनाने में सरकार 17,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है, और इस ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर हो। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, यहाँ अदालत ने कोई इसमें स्टे लिया। यहाँ मियाँ साहब के दौर में, हालांकि मैं उनके साथ भी मुतफिक नहीं हूँ, ऑरेंज ट्रेन बनी, ऑरेंज ट्रेन में स्टे ऑर्डर लिया है अदालत ने, तो फिर आप बताइए रिवाइज कितना हो गया? करोड़ों रुपए, अरबों रुपया नुकसान हो गया खजाने पे। तो क्या अदालत यहाँ जज करप्ट नहीं है? मुझे कोर्ट ऑफ कंडक्ट हो जाए, जज करप्ट नहीं है? जजों के पास से नहीं जाते बड़े बड़े केस हैं? ये जो बड़े बड़े शाहमार बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, यहाँ देखे कोई भी वकील, यहाँ इधर जाए आप ना, ये लाहौर में जाए सेक्रेटरीट के बाहर वकील उन्हें बंद किए सड़क, उन्हें कोई पूछता है, रेलवे वाले को और पूछते हैं। दिस इज नॉनसेंस सिस्टम। आप इसमें आवाज उठाए, ये नॉनसेंस सिस्टम नहीं है। रेड़े वाले को जुर्माना करेंगे, वकील ने सड़क बंद की है, नहीं होगा। यहाँ बड़े कानून की कमी है, नहीं है, नहीं। यहाँ मीडिया हाउस से बड़े बड़े जियो के बाहर जो भी है, सड़कें पार्किंग करते से उनको कोई पूछता है? मैंने यहाँ एसपी से भी कहा इनके लंबे हाथ है, इन्हें हम हाथ नहीं डाल सकते। यहाँ गरीब को, इस बेचारे को हाथ डाल सकते, इससे पैसे लेते हैं पुलिस वाले, ये बेल्ट वाला पुलिस पैसे लेता है, पैसे नहीं लेते, बड़े बड़े लोगों से नहीं लेते। यहाँ सिस्टम खराब है। लेट अस सेट राइट द सिस्टम। सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ सर। वो तो बुर्ज खलीफा से डबल खर्चा कर रहे हैं, ये ब्रिज बनाने पर काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाती है तो अभी तक अरबों रुपए का हम लोग लोन वगैरह ले चुके हैं, हम लोग इमदाद ले चुके हैं। वो सारा पैसा यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा? क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है, क्या इंडिया की जो सियासत है वो इंडिया के साथ ज्यादा सिंसियर है और हम लोग करप्ट लोग हैं? भाई, मुझे मोदी से इख्तिलाफ है,
मोदी मोदी जो वजीर आजम है ना वहाँ, वो उसने हिंदुत्व को अरूज दिया, अकलियतें महफूज नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर देखो, उसने तोशे खाने से जो चीजें मिली उसको, उसने फेल फेल पे लगाई। दिस द डिफरेंस, दिस मीन्स द डिफरेंस, इज द डिफरेंस। यहाँ तोशे खाने से नून लीग का जो भी हुक्मरान रहा, इमरान खान ने इंसाफ के नाम पर बातें की, उसने जी भी ले लिया उधर से, जो भी आया तोशे खाने से ले लिया। इन्होंने जो जो जलजले में उनको मिली थी बेनिफिट हार तुर्की से, वो एक वजीर आजम की बीवी ने अपने पास रखा। इस मुल्क की तरक्की करेगा? कैसे करेगा तरक्की? अब भाई सोच को चेंज करो। हमने इस्लाम के नाम पे ये लिया था, हम इस्लाम की आबियारी नहीं करते, लेकिन हम पैट्रियटिज्म को फरोग देते। ना हमने पैट्रियटिज्म को फरोग दिया, ना हमने सेकुलरिज्म को फरोग दिया, ना हमने इस्लाम को फरोग दिया, हमने अपने मफादात को फरोग दिया। जिसने हमें डुबो दिया। सर, आपने अभी मोदी की बात की है, आपने माइनॉरिटीज की बात की है, वो तो एक अलग टॉपिक है। अगर वहाँ पर माइनॉरिटीज महफूज ना होती है, मतलब इस तरीके से वहाँ पर जुल्म होता है, तो वो 5वें नंबर पर मईशत आती ना, और 3रे नंबर पर आने वाली मईशत डिक्लेयर होती है। तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन अब जो मैं सवाल आपसे करने वाली हूँ वो ये करने वाली हूँ, आपको क्या लगता है कि भारत ने किन किन चीजों पर काम किया है कि आज हमसे वो कदरे आ गए और दुनिया में उनकी इज्जत भी है? मैंने पिछली दफा भी इंटरव्यू में कहा, टीवी डिबेट में, फिर मुझे प्रोड्यूसर ने सवाल किया, वहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुई, ये ज़र मुल्क है, हमारी ज़मीनें गई, मैं जागीरदार घर से हूँ, हमारी ज़मीनें गई और फिक्स्ड ज़मीन रही। वहाँ उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की कि फिक्स्ड आपके पास होने चाहिए 200 एकड़ ज़मीन, बाकी बेज़मीन काश्तकारों को दी गई। यहाँ देखिए वो हारी बेचारे क्या करे। यहाँ इस्लामाबाद की मिसाल में ले लूँ, जब आपने लैंड रिफॉर्म्स की बात की है, जब आपने पाकिस्तान की बात की है, जब आपने इस्लाम के नाम पर बने देश पाकिस्तान की बात की है, तो मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहता हूं कि आपके मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने आप लोगों को चूरन खिलाया। चूरन ये खिलाया कि हम इस्लाम के नाम पर देश बना रहे हैं, लेकिन वाकई में हकीकत में बात यह थी कि चूंकि उनको पता चल गया था कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स होने वाले हैं, जैसे ही सत्ता कांग्रेस के पास आएगी लैंड रिफॉर्म्स कर दिए जाएंगे, जागीरदारी चली जाएगी, जमींदारी चली जाएगी। जिनके पास हजारों बीघे जमीन है वो जमींदार नहीं रहेंगे, जागीरदार नहीं रहेंगे। तो इन्होंने अपने सारे जो ऐसे जागीरदार लोग थे इनको बुलाया और इनको एकजुट किया, और मुस्लिम लीग में वही सारे थे, और अलग देश की मांग की। और ये मैं नहीं कहता, आज से 50 साल, पता नहीं कब का वो बयान है, आई थिंक 48-50 के अराउंड का बयान होगा। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बयान है, सुनिए। ये बात उन्होंने तब कही थी और आज पाकिस्तान में वही बात हो रही है, सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. आप बताइए कि क्या भुट्टो परिवार पहले से जागीरदार नहीं है? क्या जरदारी परिवार पहले से जागीरदार नहीं है? क्या शरीफ परिवार पहले से जागीरदार नहीं है? इनफैक्ट इमरान खान का परिवार, आप जाकर देखिए कि उनके परिवार में कितनी संपत्ति रही है पहले से। तो आज भी पाकिस्तान वही वढेरा सिस्टम, याद आ रहा है कुछ? हमने खत्म कर दिया उस टाइम पे ही, इसलिए आज हम वो हैं। आप लोगों को झूठ बताया गया कि इस्लाम के नाम पर देश लिया गया। आप लोगों को बेसिकली इसलिए देश बनाया गया कि हम ये राजा हैं, कुछ परिवार राजा हैं, और हमें राज करने के लिए हमें चाहिए आवाम। तो आप लोगों को इस्लाम के नाम का चूरन दे दिया गया, आप चूरन खाकर चले गए, और देखिए वही आप रियाया बन गई और वो राजा के राजा ही रहे, आज भी राजा हैं। ये फर्क है, सोचिए कभी इस नजरिए से। इस्लामाबाद की मिसाल, गोल्डा शरीफ का पीर बना है, लैंड माफिया है। वहाँ वो खान बने, लैंड माफिया है। यहाँ के जो वुज़रा यूनिवर्सिटी बनाई, लैंड माफिया है। कराची में जो MKM के है, लैंड माफिया है। इन्होंने और जिन बेचारों का, मैं आपको इन हारियों की बात बताऊं, ये तो है इस्लामाबाद में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की नजर है, जहाँ हाई कोर्ट की नजर है, वज़ीर आज़म की नजर है, सदर की नजर है। वहाँ वो गरीब उस जमीन पे काश्त कर रहे थे हजारों सालों से, और गोल्डा शरीफ और खानों ने उन्हें ले लिया वो जमीन, क्योंकि उधर जमीन रेट बढ़ गई। उनके पास उन्होंने सोसाइटीज बनाई। एक एक मरला इस वक्त
50-50 लाख में बिकता है, उन गरीबों को कुछ नहीं मिला। जहां नाइंसाफी हो अल्लाह को भी तस्लीम नहीं, घरक ना हो जाए, अल्लाह बचाए। ये दीन के नाम पे बने हैं, यहाँ दीनदार लोग हैं, यहाँ ईदी जैसा, डॉक्टर इसरार जैसे लोग हैं जिनकी वजह से ये बचा है। यहाँ ईमानदार लोग, ये खालिद इब्राहिम, जो ये खालिद है ना, तो वज़ीर आज़म था ईमानदार, ऐसे लोग हैं यहाँ। यहाँ खालिद इब्राहिम कश्मीर का एक था ईमानदार, यहाँ ईमानदार लोग हैं जो सिंसियर है, जिन्होंने इस मुल्क को दिया है। यहाँ जिस कायद आज़म ने बनाया ये मुल्क, जिसने अपना सब कुछ निशावर किया, लियाकत खान ने इतनी प्रॉपर्टी उधर छोड़ी, इस वजह से पाकिस्तान अभी है, नहीं तो इन लुटेरों पे हम जाते ना, पाकिस्तान कब का डूब चुका होता। और अगर इसी का कंपैरिजन हम इंडिया से करें तो क्या कहेंगे? इंडिया से अगर हम कंपैरिजन करें, उन्होंने एक जरी मुल्क के होने के नाते उन्होंने इनकलाब लाया। मैं वही बात कर रहा हूँ। इस वक्त इंडिया में देखिए, इंडिया के हम खिलाफ है, लेकिन मैंने एक बार लिखा था, कुफर भी हिकमत से खाली नहीं। जो हिकमत की बातें हैं दुश्मन के पास भी, वो हमें गेन करनी चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। क्या आपको मालूम है इंडिया में गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है? डू यू नो दैट? कश्मीर जहां इंडिया के खिलाफ मुहिम जारी है, जो इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, कश्मीर को भी मिल रहे हैं, पता है? ये आपको मालूम है? कश्मीर में भी गरीब को जो आप मुहिम के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे उसकी भी डिटेल्स पता है। हम लोगों को बहुत गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने गरीबों को, ये मोदी से लाख इख्तिलाफ, बीजेपी से लाख इख्तिलाफ, लेकिन उन्होंने 25 रुपए का आटा कश्मीर में है, 10 से 15 रुपए के वहाँ पर आलू है। नहीं, इतना ही नहीं, वहाँ कैटेगरीज है। वहाँ जो मिडिल क्लास से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको मुफ्त मिलता है, वो मुफ्त में, उनको परेशानी नहीं है कि वो मरे। ये होना चाहिए दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, इंसाफ के नाम पर मुल्क पाकिस्तान में। यहाँ नहीं हुआ वो, उधर और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ। इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्रोल करना कमाल है ये, लेकिन वो कर रहे हैं, ये लोग खुद खा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि उनको हमारा हिस्सा होना चाहिए। भाई क्या करेंगे उनको यहाँ लाकर? यहाँ इनकलाब लाएगा नवाज शरीफ, जो महल में रहता है, इमरान खान महल में रहता है 300 कनाल की जमीन में, जरदारी जिसने मुल्क के स्विस बैंकों में भेजे, क्या इनकलाब लाएगा? यहाँ लोगों को अकल नहीं, किसको हम प्रमोट करें? यहाँ अगर कोई अकल की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, उसको दत मारते हैं लोग। आप अपने महल्ले में देखो ना, कोई वडेरा होगा, कोई बिरारों में जाएगा, कोई उसके पास बुंडे 5-10 होंगे, ठीक है, उसको सलाम सारे। तकवा वाला कोई ईमानदार होगा, कोई इंसाफ वाला होगा, उसको दत्कारेंगे लोग। हमें सोच को चेंज करना है। सोच जब हम चेंज करेंगे, हम बल्दियात से लेकर असेंबली पार्लियामेंट मेंबर तक उन लोगों को आगे ले आएंगे जो मुल्क के साथ मुखलिस होंगे, जो कौम के साथ मुखलिस होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और भाई साहब बड़े गुस्से में थे, भाई साहब बड़े नाराज़ थे। खैर, नाराज़गी उनकी वाजिब है, क्योंकि भाई जब खाने को रोटी में दिक्कत होगी, घर चलाने में दिक्कत होगी, उनको पता है कि हमारा देश जो है वो डूब रहा है, हमारा देश जो है वो कंगाल हो चुका है, तो ऐसी ही बातें करेंगे। कहने कोई इंजीनियर थे, कह रहे थे, तो जो ये माइंडसेट बदलने की बात कर रहे थे, इनका भी माइंडसेट वही है कि जी हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता है, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी वहाँ पर फ्री राशन दिया जा रहा है। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि अगर किसी पर हमें जुल्म करना है तो हम उसको चीज़ें क्यों दें भाई, हम तो उसको हर तरफ से दबाएंगे। लेकिन यहाँ पे इक्वल राइट्स हैं, इक्वल। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई, एक जैन, एक व्हाटएवर, कोई भी जो भी खड़ा है, जो भी हिंदुस्तानी है, उसके बेसिक राइट्स में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सब बराबर हैं, सबको एक जैसे राइट्स मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई खड़ा होगा, एक अहमदियों को तो मुसलमान होने का भी राइट नहीं है, तो उनके राइट्स बराबर नहीं हैं। एक हिंदू, एक सिख कभी पीएम, प्रेसिडेंट, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता। इंडिया में ऐसा नहीं। तो जब आपने अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करके अपने आप को वरीयता दे दी, तो कहां से आपने तो जुल्म की स्टार्ट ही कर दिया ना, वहीं से कि आपने अपने ही घर में जो लोग हैं आपने उनको बराबर नहीं माना। तो जब जुल्म की शुरुआत ही इसी बेस पर हो गई है, तो कहां आपका मुल्क आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, गारंटी है।
और जिसने जिसने को एग्जिस्टेंस में विश्वास किया है, जो दूसरों को भी उतनी ही आदर से देखते हैं जितना खुद को देखते हैं, दूसरे धर्मों को भी उतना ही सम्मान देते हैं। आप सऊदी अरब देखिए, आप यूएई देखिए, आप इन जगहों को देखिए ना, वो आपकी तरह सोच नहीं रखते हैं, वो को एग्जिस्टेंस में विश्वास करने लगे हैं अब, और इसीलिए वो प्रॉस्पर हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में उनका नाम हो रहा है, लोग उनकी तारीफें करते हैं, आपकी नहीं करते हैं। तो ये बड़ा फर्क है। और रही बात इंडिया के डेवलपमेंट की, तो देखिए इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो यहाँ के लोगों की खून पसीने की कमाई है। डेवलपमेंट कोई सरकार नहीं करती है, डेवलपमेंट यहाँ के लोग करते हैं, यहाँ के लोगों का माइंडसेट करता है। तो इस देश में जो 130 करोड़ की जनता है, उनमें कुछ को चलिए माइनस कर दीजिए, डिस्ट्रक्टिव हैं, वो हर जगह होंगे, आपके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, और अमेरिका में भी है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ जनता है वो जानती है कि हमें सशक्त होना है, हमें मजबूत बनना है। मजबूत हम तब बनेंगे जब हम डेवलप करेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, सारी चीजें होंगी। और आप लोगों का माइंडसेट क्या है मैं बताता हूं। नालंदा में हमारी यूनिवर्सिटी थी, 90 लाख किताबें थी उसमें, 90 लाख। और जब खिलजी बख्तियार खिलजी आया तो उसने सबसे पहले किताबें क्यों जलाई नालंदा यूनिवर्सिटी की? क्योंकि उनकी किताबों से ज्ञान फैलता, सच और झूठ का लोग फर्क समझ जाते हैं। उनको सिर्फ एक किताब का बातें आगे बतानी है जिसमें लिखा है उसी को सच बनवाना है, दूसरी सारी किताबें झूठी हैं। 3 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही आग लगने के बाद, सोचिए। तो सबसे पहला जो अटैक होता है, आप देखिएगा कभी भी जब इस्लामिक अटैक हुए हमारे यहां, तो उन्होंने मंदिर तोड़े, क्योंकि प्रतीक है हमारे, वो बुद्धिमत्ता के और बाकी चीजों के, हमारे इतिहास के, तो उनका इतिहास मिटा दो। दूसरा, किताबें जला दो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब तो डिजिटल युग हो गया है, अब कई जगहों पर चीजें आ गई हैं डिजिटल, ये बड़ा अच्छा हुआ टेक्नोलॉजी के आने से। अब ना मिटा पाएंगे आप, अब मिटाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हम प्रोग्रेस हो रहे हैं, क्योंकि हम अब पुरानी चीजें ही अपने रिकलेक्ट कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जल्दी मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।